अरब देशों में अमेरिकी एयर डिफेंस की मिसाइलें खत्म हो रही हैं, तो वहीं इसका असर रूस यूक्रेन युद्ध में देखने को मिल रहा है। यूक्रेन की राजधानी कीव की सुरक्षा में पेट्रियट एयर डिफेंस के भरोसे थी। अब यूक्रेन में भी मिसाइलों की भारी कमी है, जिसकी वजह से रूसी मिसाइलें गिराई नहीं जा रही और कीव तबाह हो रहा है। रूस ने यूक्रेन की राजधानी पर ताबड़तोड़ हमलों का सिलसिला जारी रखा है। कीव में फिर भारी तबाही हुई है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के मुताबिक रूस ने रात भर चले हमले में 35 मिसाइलें और 185 ड्रोन से हमले किए। रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ कोरिया से रूस में मिसाइलें भेजी गई हैं। नॉर्थ कोरिया की मिसाइलों से कीव पर हमले हो रहे हैं। पेट्रियट मिसाइलों के खत्म होने का फायदा उठाया जा रहा है। यूरोप अमेरिका से पेट्रियट मिसाइलें लेने वाला था। यूरोप से यूक्रेन को पेट्रियट की सप्लाई होने वाली थी, लेकिन अमेरिका खुद ईरान के मोर्चे पर जंग में उलझा है। अमेरिकी पेट्रियट मिसाइलों का स्टॉक खत्म होने वाला है। हमले में 9 नागरिकों की मौत हो गई और 30 से अधिक लोग घायल हुए। 105 लोगों को मलबे से रेस्क्यू किया गया है। कीव के डार्नेट्स्की में एक 5 मंजिला इमारत ढह गई, जिसके मलबे में कई परिवार दब गए। डार्नेट्स्की में 7 लोगों की मौत हुई है। एक साथ 50 से अधिक ड्रोन से हमले हो रहे हैं। डिकॉय ड्रोन का भी इस्तेमाल बढ़ा दिया गया। मिसाइलों से रडार को निशाना बनाया जा रहा है। युद्धग्रस्त यूक्रेन में अब एक ऐसा मोड़ आ गया है जहां रूस के मोर्चे पर यूक्रेनी सेना घिरी है, तो घरेलू मोर्चे पर ज़ेलेंस्की। संकट ये है कि यूक्रेन की जनता कीव की सड़कों पर उतर चुकी है, वो भी ज़ेलेंस्की के एक फैसले के खिलाफ। आखिर क्या है वो फैसला और क्यों इस प्रदर्शन में रूस का हाथ माना जा रहा है, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। फेदोरोव को हटाना ज़ेलेंस्की को पड़ा भारी। तो क्या पुतिन का खुफिया नेटवर्क इस प्रदर्शन की आग में घी डाल रहा है? क्या पुतिन ने ज़ेलेंस्की को सत्ता से हटाने के लिए अपना तंत्र सक्रिय कर दिया है? दावा है कि रूस के स्लीपर सेल यूक्रेन के नागरिकों को भड़का रहे हैं। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को तानाशाह के रूप में पेश कर रहे हैं। यूक्रेनी सेना और ज़ेलेंस्की सरकार के बीच दरार डाल रहे हैं। और पश्चिमी एशिया में कूटनीति के पन्ने जल चुके हैं और जो जानकारी इस वक्त मिल रही है, उससे पहले एक बड़ी खबर आपके सामने है। इजराइल में अमेरिकी दूतावास का बड़ा अलर्ट है और इस अलर्ट में क्या बताया गया है कि अमेरिकी नागरिकों को तुरंत देश छोड़ने की तैयारी करनी चाहिए और साथ ही ये सलाह है कि तनाव बढ़ा तो अचानक खाली कराया जाएगा पूरा का पूरा इलाका। इसके अलावा इजराइल ईरान संघर्ष के बीच वॉशिंगटन की चेतावनी जारी हुई है। और इस बीच आपको हम बता दें कि ये जो अहम खबर है, उसके तहत पश्चिमी एशिया में कूटनीति के पन्ने जल चुके हैं। अरब में बारूद ही इकलौती भाषा बचती है। हॉर्मुज की लहरों से लेकर स्वेज नहर तक काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ईरान के तरकश का हर तीर और अमेरिका के युद्धपोतों की हर गर्जना अब दुनिया को उस मुहाने पर ले आई है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। तेल के एक एक कतरे पर मंडराता ग्रहण सिर्फ पश्चिम एशिया को नहीं बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को रसातल में डुबो सकता है। आज की रात अरब के लिए कयामत की रात साबित हो सकती है। अमेरिका ने अल्टीमेटम जारी कर दिया है। ईरान में हाई अलर्ट है। बारूद का विस्तार किसी भी वक्त पूरे अरब में हो सकता है, जो दुनिया में नया आर्थिक संकट ला सकता है। पहली वजह है ट्रंप की आखिरी चेतावनी, ईरान का दहन होकर रहेगा। दूसरी वजह है ईरान के ऊर्जा सेक्टर पर हमले का ब्लूप्रिंट तैयार होना। तीसरी वजह है हॉर्मुज और बाब अल मंदेब का ब्लॉक होना। चौथी वजह है अरब देशों पर तेल ठिकानों पर ईरान के हमले। अब ईरान को ज्यादा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अरब देशों पर हमले की छूट नहीं दी जा सकती। बात अब शांति वार्ता से कहीं आगे निकल चुकी। ईरान पर हमला हुआ तो अरब देशों के एनर्जी सेक्टर को तबाह कर दे, फिर चाहे युद्ध का दायरा कितना भी क्यों ना बढ़ जाए। मुश्तबा का मिशन 007 कभी भी आरंभ हो सकता है। ईरान हर घंटे अरब देशों पर हमले कर सकता है। पहला टारगेट जॉर्डन की जरका रिफाइनरी है, जिसकी क्षमता 1.20 लाख बैरल प्रतिदिन है। इसके बाद इराक की करबला रिफाइनरी पर भी ईरान हमला कर सकता है। इसकी क्षमता 1.40 लाख बैरल प्रतिदिन है। कुवैत की अल जीर रिफाइनरी पर भी ईरान मिसाइलें दाग सकता है, जिसकी क्षमता है 6.15 लाख बैरल प्रतिदिन। इसके बाद बहरीन की बापको रिफाइनरी भी टारगेट पर है, जहां रोजाना 3.80 लाख बैरल तेल रिफाइन होता है। सऊदी अरब की जुबैर रिफाइनरी पर भी ईरान ड्रोन हमले कर सकता है, जिसकी ऑयल रिफाइनरिंग जो क्षमता है वो है 4.40 लाख बैरल प्रतिदिन। जबकि कतर की मिसाइल रिफाइनरी क्षमता 1.37 लाख बैरल प्रतिदिन है, ये भी टारगेट पर है।
और इसके बाद 7वें घंटे में जो 7वां टारगेट होगा वो है यूएई की रुवैस रिफाइनरी, जिसकी क्षमता है 8.17 लाख बैरल प्रतिदिन। सऊदी अरब में ग्लावर ऑयल फील्ड, अब कैक ऑयल फैसिलिटी और खुरैस ऑयल फैसिलिटी। इसी तरह संयुक्त अरब अमीरात में रुवैस तेल रिफाइनरी, जाकुम ऑयल फील्ड, जबकि कतर में नॉर्थ ऑयल फील्ड, रास लफान एलएनजी फैसिलिटी, कुवैत में बर्गन ऑयल फील्ड, बहरीन की सितरा रिफाइनरी और इसराइल का लेवियाथन और तमर गैस फील्ड। युद्ध से यूरोप में तेल संकट बढ़ सकता है। जर्मनी को युद्ध से पहले 2.2 लाख बैरल रोजाना तेल सप्लाई होता था, जो युद्ध के बाद घटकर 1.6 लाख बैरल प्रतिदिन हो गया। तेल सप्लाई में 27% गिरावट हुई है। ब्रिटेन में युद्ध से पहले 97,000 बैरल प्रतिदिन जाता था, जो युद्ध के बाद घटकर 78,000 बैरल प्रतिदिन हो गया। कुल 20% की गिरावट हुई। इसका मतलब फ्रांस को भी युद्ध से पहले 4.8 लाख बैरल प्रतिदिन तेल जाता था, जो 19% गिरावट के साथ युद्ध के बाद 3.9 लाख बैरल प्रतिदिन हो गया। इटली को युद्ध से पहले 8.5 लाख बैरल हर दिन सप्लाई होता है, जो युद्ध शुरू होने के बाद 6.9 लाख बैरल प्रतिदिन हो गया और 19% की गिरावट दर्ज हुई। इसी तरह स्पेन में रोजाना 7.8 लाख बैरल तेल जाता था, जो युद्ध शुरू होने के बाद 19% गिरावट के बाद 6.3 लाख बैरल प्रतिदिन हो गया। ये संघर्ष मानव इतिहास का सबसे बड़ा ऊर्जा सुरक्षा संकट बन चुका है। हॉर्मुज से दुनिया का 20% कच्चा तेल और 25% प्राकृतिक गैस गुजरती, जो युद्ध के भेंट चढ़ चुकी है। लेकिन असली खतरा अभी भी बरकरार, जो अरब देशों पर मंडरा रहा है। अगर तनाव सीमित रहता है तो ब्रेंट क्रूड 85 से $95 प्रति बैरल रहेगा। गंभीर युद्ध की स्थिति में ये 100 से $120 प्रति बैरल पहुंच सकता है और युद्ध के चरण संकट में $130 प्रति बैरल के पास पहुंच सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस ऑपरेशन तेहरान पर दस्तखत कर दिए हैं। अमेरिका और इजराइल मिलकर किसी भी वक्त ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर सकते हैं। इस बार हमला सिर्फ सैन्य ठिकानों पर नहीं, बल्कि ईरान के पूरे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर होगा। रिफाइनरियां, ऑयल फील्ड्स, गैस प्लांट्स और पावर ग्रिड्स, सब कुछ बारूद के ढेर में तब्दील करने की तैयारी है। और ईरान को कहीं से मदद न मिल सके, इसके लिए ट्रंप, नेतन्याहू और ज़ेलेंस्की ने एक चक्रव्यूह भी तैयार किया है। तो क्या समुद्री नाकाबंदी के बाद अब ईरान को डेडलॉक यानी लैंडलॉक करने की भी साजिश हो रही है? इस रिपोर्ट में समझिए। वॉल स्ट्रीट जर्नल, सीबीएस और एक्सिस की रिपोर्टों के मुताबिक ट्रंप अब किसी भी वक्त ईरान के खिलाफ अब तक के सबसे बड़ा सैन्य अभियान शुरू कर सकते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा है, शुक्रवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान पर अब तक की सबसे बड़ी बमबारी के आदेश दिए हैं। अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर संयुक्त स्ट्राइक करेगा। ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया जाएगा। उसकी ऑयल फील्ड, रिफाइनरियां, गैस प्लांट को बर्बाद किया जाएगा। पाइपलाइन नेटवर्क तक को अमेरिका ध्वस्त कर देगा। इस अभियान की शुरुआत आज रात भी हो सकती है और ये नया ऑपरेशन कई दिनों तक चल सकता है। रिपोर्टों के मुताबिक इस बार निशाना ईरान के सिर्फ सैन्य ठिकाने नहीं, बल्कि ईरान का पूरा एनर्जी इंफ्रा होगा। अब देखिए, अगर अमेरिका और इजराइल का संयुक्त प्रहार शुरू होता है तो ईरान के कौन कौन से ठिकानों पर बारूद बरस सकता है। ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि सबसे पहले ईरान के मुख्य हाईवे और बड़े पुलों को निशाना बनाया जा सकता है। ईंधन और गैस की पूरी सप्लाई ठप करने के लिए ईरान के विशाल पाइपलाइन नेटवर्क को ध्वस्त करने का प्लान है। ब्लैकआउट करने और सेना का कम्युनिकेशन काटने के लिए प्रमुख बिजली संयंत्रों को तबाह किया जा सकता है। जहां से ईरान का 90% कच्चा तेल एक्सपोर्ट होता है, उस खर्ग द्वीप के मुख्य टर्मिनल पर प्रहार की तैयारी है। ईरान के रक्षा उद्योगों को ऊर्जा देने वाली इस्फहान की प्रमुख रिफाइनरी निशाने पर रहेगी। बुशहर परमाणु पावर प्लांट पर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। राजधानी तेहरान को अंधेरे में डुबोने के लिए उसके मुख्य पावर ग्रिड को टारगेट किया जा सकता है। ईरान की सबसे पुरानी और विशाल अबादान तेल रिफाइनरी को भी मिट्टी में मिलाने की योजना है। असलुया साउथ पार्ट्स गैस हब को लॉक कर दिया गया है और फारस की खाड़ी में ईरान के सबसे बड़े नौसैनिक और तेल सप्लाई हब बंदर अब्बास पर भी भीषण धमाके हो सकते हैं। ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू अब ईरान के खिलाफ लैंड ब्लॉकेड यानी जमीनी नाकाबंदी की रणनीति पर विचार कर रहे हैं। ओवल ऑफिस में डोनाल्ड ट्रंप, बेंजामिन नेतन्याहू और ज़ेलेंस्की की मुलाकात के दौरान इस विनाशकारी योजना का खाका खींचा गया।
रणनीति ये है कि ईरान से लगती सभी जमीनी सीमाओं से होने वाले आयात निर्यात को पूरी तरह रोक दिया जाए, जिससे हमले के वक्त ईरान को कहीं से कोई मदद न मिल पाए। अगर ये प्लान लागू होता है तो 7 पड़ोसियों से घिरा ईरान पूरी तरह लैंडलॉक्ड हो जाएगा। न जमीन से राशन सामान आएगा, न समंदर से तेल और गैस बाहर जा पाएगी। इसके लिए इराक, तुर्की, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, आर्मीनिया और अजरबैजान से जुड़े व्यापारिक रास्तों पर असर डालने के विकल्पों पर काम हो रहा है। और अब आपको हम समझाते हैं कि किस तरह ईरान को चारों तरफ से घेरा जा रहा है। पश्चिमी सीमा पर इराक के 1599 और तुर्की की 534 किलोमीटर लंबी सीमा है, यानी कुल 2133 किलोमीटर लंबे बॉर्डर पर जमीनी सप्लाई का रास्ता बंद करने की तैयारी है। पूर्वी मोर्चे पर पाकिस्तान के 959 और अफगानिस्तान के 921 किलोमीटर, कुल 1880 किलोमीटर लंबी सीमा पर बॉर्डर ट्रेड को जीरो करने की योजना है। उत्तर में तुर्कमेनिस्तान, आर्मीनिया और अजरबैजान से जुड़ी 1881 किलोमीटर की जमीनी सीमा पर व्यापारिक दबाव बनाकर आयात निर्यात पूरी तरह रोकने का प्लान है। दक्षिण में फारस की खाड़ी के 2440 किलोमीटर लंबे समुद्री तट पर अमेरिकी नौसेना की मजबूत घेराबंदी पहले से ही कायम है और उत्तर में कैस्पियन सागर के 740 किलोमीटर तटीय क्षेत्र में यूक्रेनी ड्रोन पावर से रूस और ईरान के बीच चलने वाले सप्लाई रूट को पूरी तरह तबाह करने की रणनीति है। पश्चिम एशिया के लिए अमेरिका के पूर्व विशेष दूत डेनिस रॉस का मानना है कि सिर्फ सैन्य ताकत से तेहरान को झुकाना आसान नहीं होगा। उनका कहना है कि जब तक अमेरिका का स्पष्ट रणनीतिक लक्ष्य नहीं होगा, तब तक सिर्फ हमले बढ़ाने से नतीजा बदलना मुश्किल है। एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच बड़े संग्राम की आशंका है, तो दूसरी तरफ अरब से लेकर अमेरिका तक जो स्थिति बन रही है, उससे लग रहा है कि ट्रंप के लिए ईरान अभियान को आगे बढ़ाना मुश्किल होता जा रहा है। और ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका के पास गोला बारूद की कोई कमी नहीं है, जबकि पेंटागन ने हथियारों का स्टॉक पूरा करने के लिए इमरजेंसी फंडिंग की मांग कर रखी है, जिससे साबित हो रहा है कि अमेरिका एयर डिफेंस की मिसाइलों को लेकर वाकई दिक्कतों का सामना कर रहा है। इसके अलावा कई सांसद इस युद्ध को रुकवाने के पक्ष में है। संसद के जरिए ट्रंप पर शिकंजा कसने की तैयारी भी हो रही है। अमेरिका के हथियार खत्म हो रहे हैं, एयर डिफेंस की मिसाइलें खत्म हो रही हैं। विपक्षी डेमोक्रेटिक सांसद विरोध में, अपनी पार्टी के लोग भी जंग के खिलाफ। पहली ये कि अमेरिका के युद्ध खर्च को बढ़ाया जाए ताकि ट्रंप सरकार पर विपक्षी हावी हो सके। दूसरी ये कि लगातार हमले से अरब को दबाव में लाया जाए और ट्रंप को अरब से सेना हटाने पर मजबूर किया जा सके कि पड़ोसी देश अमेरिका को जमीन इस्तेमाल न करने दें। अरब देशों को ईरान पर हमले में मदद नहीं करनी चाहिए। अमेरिका की वजह से ईरान पड़ोसियों पर हमले कर रहा है। अमेरिका और इराकी सरकार के बीच समझौता हुआ है। 30 सितंबर तक अमेरिकी सैनिक इराक छोड़कर चले जाएंगे। 2003 से जारी सैन्य अभियान को खत्म किया जा रहा है। कुवैत में अमेरिकी सेना का भारी जो तैनाती है वो होने की जानकारी सामने आई है। अमेरिका ने यहाँ 4 बड़े स्थायी बेस बना लिए हैं। कुवैत का कैंप है आरिफ जान बेस, अमेरिकी सेना का मुख्य लॉजिस्टिक्स और कमांड हब इसे ही कहते हैं। कुवैत का अली अल सलेम एयरबेस इराकी सीमा के करीब है। ये एक बेहद महत्वपूर्ण हवाई पट्टी है। कैंप ब्यूरिंग बेस विशेष रूप से अमेरिकी सैनिकों की ट्रेनिंग, बख्तरबंद गाड़ियों की तैनाती और हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस के लिए जाना जाता है। अहमद अल जाबेर एयरबेस से अमेरिका अपने लड़ाकू विमानों और एयर डिफेंस को ऑपरेट करता है। कुवैत नहीं चाहता कि ऐसे हालात में अमेरिका सैन्य तैनाती कटौती करे। कुवैत ने अमेरिका से एयर डिफेंस की मांग की है। ड्रोन गिराने वाले सिस्टम की मांग की गई है। कुवैत लंबे समय से सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर रहा है और इसीलिए अब अमेरिका से सुरक्षा गारंटी की मांग की जा रही है। कुवैत ने फिलहाल सैनिकों को नहीं हटाने की गुजारिश की है। ट्रंप भरपूर हथियार होने के दावे कर रहे हैं, लेकिन आंकड़ों के मुताबिक युद्ध शुरू होने से पहले अमेरिकी पेट्रियट एयर डिफेंस के मिसाइलों की संख्या 2300 के करीब थी, लेकिन अब सिर्फ 827 मिसाइलें ही बची हैं। थर्ड एयर डिफेंस की बात की जाए तो जंग से पहले अमेरिका के पास 452 मिसाइलें थीं, लेकिन अब सिर्फ 278 मिसाइलें बची हैं। पेंटागन ने इमरजेंसी फंडिंग की मांग रखी है। करीब 1.73 लाख करोड़ रुपए की जरूरत। कांग्रेस की डिफेंस कमेटियों को दस्तावेज भेजे गए। अमेरिकी रिपब्लिकन प्रतिनिधि थॉमस मैसी ने ट्रंप प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ईरान मसले से निकलने में देरी ना करे, नहीं तो अमेरिका की रणनीतिक और सैन्य शक्ति कमजोर हो जाएगी।
मेसी ने ईरान के खिलाफ इस जंग से तुरंत पीछे हटने की अपील की। ट्रंप जंग में अकेले पड़ते जा रहे हैं, लेकिन ईरान पर रूस और चीन दोनों मेहरबान है। अमेरिकी एजेंसियों का दावा है कि रूस इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस दे रहा है। अमेरिकी हथियारों की लोकेशन ईरान को भेजी जा रही है, जिसकी वजह से ईरान सटीक हमले कर रहा है। दावा ये भी रूस की सैटेलाइट से ही ईरान को अमेरिकी बेस पर मौजूद फाइटर जेट की जानकारी मिली, जिससे अमेरिका को बड़ा नुकसान हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान रूस की मदद से हमले कर रहा है और अमेरिका के नुकसान का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अमेरिका से टकराव के मोर्चे पर ईरान कभी कमजोर नहीं पड़ा, चाहे वो अमेरिकी प्रतिबंधों की मार हो या फिर युद्ध में ईरान के बुनियादी ढांचे और अर्थतंत्र की रीढ़ पर हुआ प्रहार हो। इसलिए सवाल उठते हैं कि आखिर संघर्ष को मोर्चे पर ईरान इतनी मजबूती के साथ कैसे टिका रहा है। अनुमान रूस और चीन की मदद तक सीमित है, लेकिन एक ऐसी खबर इस समय सार्वजनिक हुई है जिसने ईरान की अर्थव्यवस्था में गैम्बलिंग नेटवर्क वाले खुफिया तंत्र का पटाक्षेप कर दिया है। कैसा है ये नेटवर्क, इस रिपोर्ट में देखिए। IRGC की ताकत का राज, क्रिप्टो पर बड़ा विश्वास। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान ने जुए की आड़ में दुबई के एक फर्जी शेल क्रिप्टो एक्सचेंज का इस्तेमाल किया, जिसके जरिए $4 बिलियन यानी करीब 33,000 करोड़ रुपए की क्रिप्टो करेंसी को कैश किया गया है और इस पूरी रकम को ईरान ने जंग के मैदान में ही झोंक दिया। दरअसल IRGC ने 2000 से ज्यादा फारसी भाषा वाली गैम्बलिंग वेबसाइट्स पर कब्जा किया। दुनिया में रजिस्टर्ड एक गैर लाइसेंसी क्रिप्टो एक्सचेंज के जरिए रकम को क्रिप्टो करेंसी में बदला। इस रकम का इस्तेमाल ईरान के केंद्रीय बैंक और प्रतिबंधित ईरानी एक्सचेंज नोबिटेक्स के फंड मैनेजमेंट में किया, जिसके बाद ईरान ने सरकारी सब्सिडी से चलने वाली बिटकॉइन माइनिंग फर्मों से आए फंड को भी इसी नेटवर्क में मिला दिया। रॉयटर्स के अनुसार ईरान के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स साशा सोभानी और बोयान मुख्तारी ने कुछ गैम्बलिंग वेबसाइट्स को प्रमोट किया। इन्हीं गैम्बलिंग वेबसाइट्स का इस्तेमाल करते हुए फंड ट्रांसफर किया गया। ऐसा इसलिए कि जिस शेलबेट एक्सचेंज के जरिए रकम क्रिप्टो में बदली गई, उसका पता फर्जी नहीं। शेलबेट एक्सचेंज का रजिस्टर्ड पता दुबई के एक बहुत सस्ते होटल के ऊपरी मंजिल का था। जवाब है दुनिया भर के वित्तीय बैंकों और सिस्टम में छिपी ईरान सरकार की संपत्ति को तलाश कर उन्हें जब्त किया जा रहा है। ईरान की जब्त धनराशि को खामनेई शासन से त्रस्त ईरानी और अमेरिकी लोगों में बांटा जाएगा और सेना के साथ नाकाबंदी, अवैध क्रिप्टो, बैंक नेटवर्क और शेल कंपनियों को भी ध्वस्त किया जा रहा है, क्योंकि अमेरिका ने मार्च 2025 में नाकाबंदी की शुरुआत की। दिसंबर 2025 में ईरान का सबसे बड़ा बैंक दिवालिया हो गया। सेंट्रल बैंक को बड़ी संख्या में नोट छापने पड़े, जिससे महंगाई नियंत्रण के बाहर हो गई। अमेरिका का यह भी दावा है कि ईरान की सरकार अपनी सेना को वेतन देने में भी असमर्थ।